Dear students, Assalamu alaikum. Hope you're well. So, in continuation of our previous lectures on classical drama, uh, this is lecture number 4, and I am your instructor, Muhammad Sarmad. So, आज हम बात करते हैं developments in tragedy. In the previous lecture, we have discussed different versions of different definitions of what is tragedy. और आज हम देखते हैं कि ये ट्रेजेडी की डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हुई, जिसका आगाज़ कदीम यूनानी अदब में हुआ और वो चलते-चलते आज दिन तक हम तक जो है वो पहुँची है। So in the ancient Greek plays, tragic flaw brings out the disaster of the protagonist as in Oedipus Rex. ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है, हम इस प्ले को आने वाले लेक्चर में इन डिटेल भी स्टडी करेंगे। तो ट्रेजिक फ्लॉ ब्रिंग्स आउट द डिजास्टर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट या जो हीरो है, इसको कहा जाता है ट्रेजेडी। एंशिएंट ग्रीस में डिफरेंट जो हमने पढ़े फेमस ड्रामेटिस्ट हैं जैसे स्काइलस, सोफोक्लिस, इन्होंने जो ट्रेजेडीज लिखी तो उनका मेन जो पॉइंट था वो यही था, सेंट्रल पॉइंट। इडिपस इन हिज ओवरवीनिंग प्राइड, जिसको ह्यूब्रिस कहा जाता है, is led to kill his father and marry his mother in a failed attempt to evade the same prophecy. इडिपस की जो कहानी है उसमें एक प्रोफेसी है, एक बादशाह के घर एक बच्चा पैदा होगा और वो अपने ही बाप को कत्ल करेगा और अपनी ही माँ के साथ इंसेस्ट करेगा। इंसेस्ट मीन्स हैविंग सेक्सुअल और फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप विद योर, जिसको हम महरम कहते हैं, विद योर मदर और सिस्टर्स, इसको इंसेस्ट कहा जाता है, जो उस वक्त के एतबार से भी उस कदीम यूनानी तहजीब में भी बुरा और एक संगीन एक कबीरा गुनाह तस्वुर किया जाता था, अखलाकी तौर पर भी और उनकी जो रिवायात थी उसके मुताबिक भी। आज हमारे यहाँ भी जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें इंसेस्ट को जो है वो एक गैर अखलाकी जुर्म तस्वुर किया जाता है, गुनाह कबीरा तस्वुर किया जाता है। तो ये एक प्रोफेसी हुई थी एक बादशाह के घराने में। तो उस बादशाह ने क्या किया कि उसका जो बेटा पैदा हुआ उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया। बहरहाल वो बच गया समहाउ और पूरी हम इसकी स्टोरी इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे बचा, कैसे उसकी वापसी आई। तो जब वो जवान हो गया तो वापस आया और एक जगह पे, एक मौके पे उसने अपने बाप को, ये ना जानते हुए कि ये उसका हकीकी बाप है, उसको कत्ल कर दिया और उसकी जो बीवी है, जो मलिका है उस वक़्त की, उससे शादी भी कर ली, उससे उसकी औलाद भी हुई और बाद में उसको जाके एक वक़्त पे जाके पता चलता है, जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं या हमार्शिया कहते हैं, उसको पता चलता है कि भई ये उसने क्या कर दिया। उसने तो एक ना जानते हुए, जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली उसने अपने बाप को भी कत्ल कर दिया और उसने इंसेस्ट जैसा जुर्म जो है उसका भी इर्तिकाब किया। तो वो एक मुजरिम ठहरा और वो अब कहता है कि भई मैं किस मुँह से सामना करूँगा अपने बाप का। तो वो उसका जो ये जो ट्रेजिक फ्लॉ है इडिपस का, जो बाद में किंग इडिपस है, तो इसको बड़ा बतफ़सील सोफोक्लिस का ये बड़ा एक प्ले है फेमस, इडिपस रेक्स के नाम से। तो उसमें इसने इसकी कहानी को बयान किया। तो he blinds himself when he discovers that he unknowingly fulfills the prophecy. So उसने क्या किया? He blinds himself. उसने अपनी ही आंखें जो हैं वो ज़ाया कर दी और इसकी जो बीवी थी जो कास्टा, जब उसको पता चला, मतलब वो हकीकी तौर पे उसकी माँ है, जब उसको पता चला कि ये हो गया तो she killed herself. She committed suicide as well. So he blinds himself when he discovers that he unknowingly fulfills the prophecy. तो blinding himself असल में ये एक मतलब कि इसका जो आप कह लो कि ट्रेजिक पॉइंट है। इन द मिडीवल ट्रेजेडी, मतलब उसके बाद इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस, ये दो तरह के प्लेस लिखे जाते थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको जिक्र किया।
The role of the tragic flow is minimized. ट्रेजिक फ्लो एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशंस में जो ग्रीक ड्रामा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेजिक फ्लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेजिडी के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जो हमारी मिडिवल एजेस आती हैं, चौसर का दौर या उसके बाद के जो लोग हैं, तो ट्रेजिक फ्लो का जो इफेक्ट है या रोल जो है वो उसको मिनिमाइज कर दिया गया। एंड द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इज नॉट कॉज्ड बाय द एरर इन जजमेंट alone, as there are other forces like fate which has predestined the future courses of events in the protagonist's life which leads him to his reversal of fortune. अच्छा, ये मिडिवल ट्रेजेडी इसलिए कहा जाता है इसको कि मतलब कि आप कह लो कि ये जो टाइम पीरियड है सारा इसमें सिर्फ बंदे के एरर ऑफ जजमेंट की वजह से नहीं है, मतलब इसमें रोल ऑफ फेट बहुत बड़ा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फेट का क्या किरदार है, प्रोफेसीज का क्या किरदार है, क्योंकि उस वक्त के लोगों का ये मानना था मिरेकल प्लेस जो होते हैं, मोरालिटी प्लेस जो होते हैं, उसमें बताई जाती हैं चीज़ें इस तरह की। जो मिरेकल प्लेस हैं उसमें बहुत सा एस्पेक्ट जो है वो फेट का भी मिलता है, प्रोफेसीज भी मिलती हैं, गॉड्स का कॉन्सेप्ट, गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनके यहाँ थे ये खुदा का, देवता का, देवियों का तस्वुर पाया जाता था। मोरालिटी प्लेस की जहां तक हम बात करें तो गुड एंड इविल का जो एलिमेंट है वो भी इनमें बहुत ज्यादा नुमाया देखने में मिलता है हमें। अच्छा, अब और हम आगे आ जाते हैं तो रेनेसेंस के दौरान निशातुस्सानिया जब हुआ 15वीं-16वीं सदी में, तो उसमें क्लासिकल ट्रेजेडी वाज रीडिस्कवर्ड। मतलब जो क्लासिकल ट्रेजेडी पुरानी हुआ करती थी ग्रीक्स के दौरान, इट वाज रीडिस्कवर्ड एंड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथ के दौरान वक्त के दौरान, जिसमें शेक्सपियर भी है, बेन जॉनसन भी है, क्रिस्टोफर मार्लो भी है, बड़े-बड़े राइटर्स हैं। ड्रामा इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर जॉनरा। तो इसको कहा जाता है एज ऑफ ड्रामा। ये जो 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी का जो टाइम है, शेक्सपियर, एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ मार्लो, एज ऑफ जॉनसन, इसको कहा जाता है कि इट वाज इन जनरल इट वाज एज ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश। द writers of drama followed the Senecan model. Elizabeth Senecan tragedies fall into two major categories. ये भी एक ड्रामाटिस्ट है। एक होते हैं ऐसे प्लेस that are academic in spirit, that they closely imitated Senecan's forms and conventions, कि उसके ड्रामास की फॉर्म क्या थी, रूल्स क्या थे, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे थे। ये एकेडमिक प्ले, मतलब एकेडमिक, दे आर वर्क एकेडमिक इन स्पिरिट, जो फॉर्म पे फोकस करते थे। दूसरे जो थे वो उसमें पॉपुलर ऑडियंस जो है वो मरकज समझा जाता था कि ऑडियंस को मुतासिर करने के लिए ऑडियंस क्या देखना चाहती है। These tragedies resemble Seneca's in so far as they involve considerable violence and an occasional ghost। ठीक है, ओकेजनल गोस्ट के इसमें गोस्ट इंट्रोड्यूस होती थी और वायलेंस भी होता था। दिस फॉर्म ऑफ सेनेकन ट्रेजेडी कॉमनली कॉल्ड रिवेंज ट्रेजेडी, इसको कहा जाता है रिवेंज ट्रेजेडी। क्यों? इन इट्स मोस्ट एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशंस द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ठीक है, जिसमें आप एक वायलेंस भी दिखा रहे होते हैं, जिसमें आप गोस्ट के एलिमेंट्स भी दिखा रहे होते हैं, जिसमें आप दिखाते हैं कि भी एक इंसान है दूसरे इंसान से इंतकाम लेता है, बदला लेता है, तो इसको सेनेकन ट्रेजेडी को रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं। ये सब कुछ रेनेसेंस के दौरान की बात हो रही है। So it proved far more important to the history of English theatre and to literature in general than did the more academic form of Elizabethan Senecan English tragedy। तो ज्यादा लोग फोकस फॉर्म पे नहीं कर रहे थे, कन्वेंशंस पे नहीं कर रहे थे कि एलिजाबेथ सेनेकन ने किस तरीके से लिखा। बहरहाल उनका जो मेजर फोकस था वो ये था कि किस तरीके से रिवेंज ट्रेजेडी को लोगों तक पहुंचाया जाए। Revenge tragedy brilliantly merges the classical themes with English tradition। जो क्लासिक थीम्स थी ग्रीक्स की, उसको इंग्लिश ट्रेडिशंस के साथ जो है वो आप कह लो कि इंटरविंग किया गया, मिक्स किया गया, इंटरवीन किया गया। विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द मिक्स ट्रेडिशन। मिक्स ट्रेडिशन का मतलब जहाँ पे क्लासिक्स भी हैं और इंग्लिश ट्रेडिशन भी फॉलो किया गया, कि बादशाह है, मलका है, शहजादा है, प्रिंस हैमलेट। Elizabethan tragedies differ from the classical tragedy in the following aspects। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि how Elizabethan tragedy is different from the classical tragedy, मतलब इडिपस रेक्स या उस वक्त के जो ग्रीक ड्रामा है
ग्रीक ट्रेजेडी से डिफरेंट कैसे है शेक्सपियर की ट्रेजेडी या मार्लो की ट्रेजेडी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो ये कि एलिजाबेथन portrayed their protagonist usually virtuous or wicked, unlike the Aristotelian suggestion that the protagonist should be like general human beings and not idealistically presented. अब एरिस्टोटल के वक्त के जो लोग थे, ग्रीक जो लोग थे, उनके यहाँ प्रोटोगनिस्ट को वो कहते थे कि यहाँ इंसान है और उनसे खता हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। सो दे वर नॉट आइडियलिस्टिकली प्रेजेंटेड। लेकिन जो यहाँ पे एलिजाबेथन थिएटर में आप देखो, शेक्सपियर के प्लेस की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हैमलेट जो है वो बहुत पढ़ा लिखा शहजादा है, मैकबेथ जो है वो बहुत पावरफुल एम्बिशियस जर्नैल है और किंग है, ओथेलो जो है वो आर्मी कमांडर है। मतलब आप कह लो कि मौजूदा अगर इस्तिलाह में हम बात करें तो उस वक्त का उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और मतलब एक मजबूत आदमी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके हीरो थे। मार्लो की अगर हम एग्जांपल लें तो डॉक्टर फॉस्टर्स का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा स्कॉलर है। ठीक है, डिविनिटी का प्रोफेसर है और डॉक्टर है। सो प्रोटोगनिस्ट हाउएवर पोर्ट्रेड बाय देम, दे वर द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग जनरल मैनकाइंड। तो जो पुराने लोग थे वो एक जनरल मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करते थे कि इंसान है, उसका उसके अंदर खता का मादा मौजूद है, वो बिल्कुल भी बरीउज़्ज़मा नहीं है, वो गलती कर सकता है, उसमें एरर ऑफ जजमेंट आ सकता है, वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है। तो इनके यहाँ ये चीज़ नहीं है। इनके जो हीरो हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, मतलब आइडियलिस्टिक हैं, वर्चुअस हैं और या तो वर्चुअस एक एक्सट्रीम पे होंगे या मतलब बड़े मजबूत कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा जो है ह्यूमर जो है उसको भी प्रोड्यूस किया गया टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस। पुराने वक्तों में ह्यूमर कम है, पुरानी ट्रेजेडीज में आप देखोगे कि ह्यूमर का एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप किंग लियर की बात करो या आप मुख्तलिफ ट्रेजेडीज की बात करो तो कोई कॉमिक रिलीफ के लिए ऑडियंस को थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देने के लिए कॉमेडी का एलिमेंट भी मौजूद होता है एलिजाबेथन ट्रेजेडीज में। फिर एलिजाबेथन इंट्रोड्यूस्ड द ब्लेंड ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, और उसको वो कहते हैं ट्रेजिको कॉमेडी या ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, तो वो कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स करके नया जॉनरा भी इंट्रोड्यूस करते हैं एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट्स, जो क्लासिकल या ग्रीक ड्रामा में मौजूद नहीं था। अच्छा, अब ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो अपनी राय देते हैं इस पे कि ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी एंड अंटिल अप्रोक्सीमेटली 1640 ड्रामाटिस्ट डिड नॉट फॉलो द क्लासिकल ट्रेडिशन। तो 16 से 40 तक लोग जो ड्रामाटिस्ट थे वो दे वर नॉट फॉलोइंग द क्लासिकल ट्रेडिशन। ये इनकी राय है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं इससे। इनफैक्ट वी फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेजेडीज इन दिस पीरियड whose form and structure show considerable variations। ठीक है, क्या हमें देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रामाज में उस फॉर्म और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे थे बल्कि वो वेरी करते थे। So according to Cadden, there was a revival of tragedy in England in the last part of the 17th century, which was slight. However, from 1700 onward, little tragedy of note was written in the sense that it survived and captured the interest of the audience. तो कहते हैं 1700 के बाद की ट्रेजेडीज में वो दम नहीं रहा जो इससे पहले की ट्रेजेडीज लिखी जा रही थी। तो ऑल दो उसमें स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जा रहा था, उन कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था, लेकिन वो ट्रेजेडीज तो थी और बहुत कमाल की ट्रेजेडीज थी शेक्सपियर का जो दौर था। लेकिन उसके बाद वो बात नहीं रही ट्रेजेडीज में जो 15-16 सेंचुरी में लिखी जा रही थी ट्रेजेडीज। ये जब हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसी कोर्स में इंशाल्लाह आने वाले कल में स्टार्ट करूंगा जब इडिपस को, उसके बाद हम जब रेनेसेंस की शेक्सपियर की बात करेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो की बात करेंगे, तो उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है आपको कि ट्रेजेडी किस तरीके से वक्त के साथ साथ डेवलप हुई, क्या क्या मेजर इसमें चेंजेस हुई। तो सबसे पहले हमने ग्रीक्स की बात की, ग्रीक्स के यहाँ ट्रेजेडी क्या थी। उसके बाद हमने एलिजाबेथन, अभी हमने बात की कि एलिजाबेथन थिएटर, एलिजाबेथन ड्रामा में और ग्रीक ड्रामा में क्या फर्क था। अब हम इससे आगे की तरफ जा रहे हैं। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि ड्रामाटिस्ट वंस अगेन रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल रूल्स एंड मॉडल्स, और दे अटेम्प्टेड समथिंग लाइक डोमेस्टिक और बोर्जुआ ट्रेजेडीज। ठीक है, आम लोगों के लिए लिखना शुरू की, लोअर क्लास के लिए लिखना शुरू की। 18वीं सदी में दोबारा से लोगों ने शुरू की लिखना, मतलब 1700 के बाद।
European dramatists experimented with the tragic formula and succeeded in varying degrees during the 18th-19th century. चेंज करते रहे लोग अपने बात में. इसमें आपके पास ड्राइडन है, इस तरीके से मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन इनको वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई जो पिछड़ों को हासिल हुई, जैसे शेक्सपियर को, मार्लो को, बेन जॉनसन को हासिल हुई. Near the end of the 19th century, मतलब 1800 के एंड तक, two Scandinavian dramatists brought about a wholly unexpected revolution of tragic form and subject. Their works displayed the tragedy of disease, of eccentricity, a bad heredity, of madness or more or less psychotic. इसको आप पढ़ लें, लेकिन यह है कि इसको हम बतफसील स्टडी करेंगे मॉडर्न ड्रामा के कोर्स में, क्योंकि यहाँ से मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है, मॉडर्न ड्रामा स्टार्ट हो जाता है. नॉर्वेजियन राइटर था हेनरिक इब्सन, उसने एक बड़ा फेमस प्ले लिखा द डॉल्स हाउस. इस तरीके से और भी उसके काम है, इंपॉर्टेंट है, हेडा गैबलर है और इस तरह. तो इब्सन का जो केस है उसमें ही गेव ग्रेट एंड बिटर ऑफेंस, ठीक है, विच वॉज टू नियर द ट्रूथ फॉर ऑलमोस्ट एनीबडी. तो ये वहां से फिर हम कहते हैं ये मॉडर्न ड्रामा की आगाज हो गई, ठीक है. ही वॉज बोर्न इन द 19th century and he kept on writing. He was a very famous writer, modern dramatist. So this was a revolutionary departure from what was written during the previous centuries, and the new vision did not show the kings. अब जो tragedies लिखी जा रही थी 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, उसमें किंग्स नहीं थे, क्वींस नहीं थी, नोबल्स नहीं थे, एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, बल्कि आम लोग थे. जैसे मैंने बताया द डॉल्स हाउस की जो कहानी है वो बादशाह की कहानी नहीं, वो एक खातून की कहानी है, उसके हस्बैंड की कहानी है, उसकी औलाद के बारे में कहानी है. तो द न्यू विजन डिड नॉट शो किंग्स क्वीन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अब मॉडर्न ड्रामा में और पिछले ड्रामा में बहुत प्रोमिनेंट जो फर्क है वो फॉर्म और स्ट्रक्चर के अलावा वो किरदारों में ही फर्क है, ठीक है. शेक्सपियर का जो कैरेक्टर है वो बड़ा नोबल है, बड़ा रिस्पेक्टेड है, बड़ा पावरफुल है, बड़ा स्ट्रांग है, और बड़ा इन डेप्थ वो एनालिसिस करता है ह्यूमन बिहेवियर का. प्रीवियसली गॉड्स गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हम आ जाते हैं तो आगे अब मरकज जो है वो बदल गया है, ह्यूमंस को मरकज रखा गया है, सेंटर रखा गया है, और इनके किरदार, उनके एक्शंस जो हैं उसमें फेट और इस तरह की चीजें नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा सोशल क्रिटिसिज्म भी है, क्लास डिफरेंसेस भी हैं, क्लास स्ट्रगल्स भी हैं, और इस तरीके से जो दीगर चीजें हैं वो हम बतफसील स्टडी करेंगे. इन प्रेजेंटेड It presented the common man living in a social milieu where there was disease, deprivations, both physical and emotional, political antipathies and religious skepticism. ठीक है. तो ये skepticism और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल क्राइसिस, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें हमारे सामने मॉडर्न ड्रामा जो है वो जन्म लेता है. द न्यू विजन, मतलब ये जो मॉडर्न ड्रामा है, द न्यू विजन brought the audience to face the truths of life, which remained hitherto eclipsed on account of multifaceted reasons. Since then, a large number of dramatists have attempted different kinds of tragedy or serious plays which are tragic in tone, impart, and intention. If tragedy, like other major art forms, is to be taken as the expression and reflection of man's nature and his vision of the universe and his role and position in it, in any society and period, then the concept of tragedy has changed greatly since the 16th century. The scale and the tone of tragedy or anything resemble it has been modified. We now have the grief, the misery, the disease of the ordinary man, not a king or queen or a prince, but every day's mother, tramp, peasant or salesman. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले ट्रेजेडीज जो होती थी, एरिस्टोटल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ट्रेजेडी, उसने जो वो 5-6 जो चीजें बताई, उसमें उसने बताया कि आपका जो हीरो है वो नोबल होना चाहिए, ग्रेट मैग्नीट्यूड, जुबान जो है वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब आम आदमी मरेगा आपको दुख नहीं होगा, वो ट्रेजेडी नहीं होगी. और वो एंड में जो उसने बताया कि थारसिस पिटी एंड फियर, वो जो अराउजल ऑफ पिटी एंड फियर या इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, जो कैथारसिस होगा वो तब होगा जब ये चीजें होंगी. और वो प्लॉट को बहुत ज्यादा फोकस करता है, कैरेक्टर ज्यादा प्लॉट को फोकस करता है. लेकिन जब हम रेनेसेंस में जाते हैं, निशातुसानिया जब हुआ, शेक्सपियर के पास जाते हैं, मार्लो के यहाँ जाते हैं, तो किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लॉट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किरदार को बहुत ज्यादा करेक्टराइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट तस्वर की जाती है. शेक्सपियर के कैरेक्टर्स, हर किरदार का कोई ना कोई रोल है,
मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ओथेलो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है बड़ी फेमस। उसमें मेन प्रोटोगनिस्ट है ओथेलो और मेन जो एंटागोनिस्ट है हमारे पास विलेन जो है उस प्ले के अंदर वो है इयागो। इयागो की जो वाइफ है वो डेस्टिमोना जो कि ओथेलो की वाइफ है, उसकी हेल्पर है, उसकी मदद भी करती है अक्सर चीजों में। उसको बड़ा छोटा सा और कम टाइम का एक छोटा सा किरदार है उसका, बड़ा एक माइनर किरदार है, कैरेक्टर है उस प्ले के अंदर। इयागो की वाइफ अपने हस्बैंड के कहने पे सिर्फ एक रुमाल जो है वो चोरी करती है, उठाती है डेस्टिमोना के पास से और वो रुमाल ला के अपने हस्बैंड को दे देती है। और उस एक रुमाल की वजह से एक जो है कशीदगी पैदा होती है, एक कंफ्यूजन पैदा होती है, मिसकंसेप्शन क्रिएट होती है और इयागो जो है वो पंप करता है ओथेलो को और ओथेलो डेस्टिमोना पे शक करता है और उसके किरदार पे शक करता है, उसके हया पे शक करता है, उसकी वफा पे शक करता है और अपनी बीवी की जान ले लेता है। अब आप ये देखो कि अब ये एक छोटा सा किरदार है, उसका एक छोटा सा एक्शन है, उसकी वजह से क्या हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब शेक्सपियर के जो भी कैरेक्टर्स हैं, फूल का कैरेक्टर है, जो शेक्सपियर का प्ले है किंग लेयर, उसमें फूल का कैरेक्टर है, वो उसका नाम ही उसने रखा है फूल। तो बज़ाहिर उसका नाम है फूल, लेकिन वो बड़ा वाइज है, बड़ी विजडम वाली बातें करता है। तो ये आयरॉनिकली मतलब आयरनी भी इस्तेमाल की जाती है, ड्रामाटिस्ट जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, वो आयरनी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से मतलब इनका जो फोकस था वो था किरदार के ऊपर, किरदार निगारी के ऊपर, करेक्टराइजेशन के ऊपर, जबकि पिछलों का जो फोकस था वो ज्यादा था प्लॉट की तरफ। इडिपस का भी कैरेक्टर बड़ा मजबूत है, जो कास्टा का भी कैरेक्टर बड़ा मजबूत है, लेकिन उनमें खामियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन इनके जो किरदार हैं वो बड़े नोबल हैं, बड़े पैशनेट हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं। और रेनेसेंस के जो हीरोज हैं वो फॉलो करते हैं मैकेवेलियन अप्रोच को, क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल है। यहाँ पे मरकज जो है, वहां पे मरकज है गॉड गॉडेसेस। यहाँ क्लासिक्स में यहाँ पे मरकज है ह्यूमन। ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ बीइंग। ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज एक्शन, फॉर ऑल हिज एरर्स। इसमें फेट का, मजहब का, देवी देवताओं का, खुदा का तस्वर नहीं। इंसान कसूरवार है, उसके एक्शन का जवाब दे इंसान खुद है। वो अच्छा करे तो भी, बुरा करे तो भी, इंसान उसका आंसरेबल है उस पर। वो जस्टिफाई नहीं कर सकता मेरी किस्मत में ये चीज लिखी थी, मेरे मुकद्दर में ये चीज लिखी थी, मेरी फेट में नहीं। वो ये फेट को कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो उसके बाद जब मॉडर्निज्म आ गया तो मॉडर्निज्म में सोशल इश्यूज आ गए। अब ये इस हद तक बदल गई, वो जो हमारा ग्रीक ट्रेजिडी थी या क्लासिकल ट्रेडिशन था, फिर जो एलिजाबेथन ट्रेडिशन था, शेक्सपियरियन ट्रेडिशन था, मार्लो का ट्रेडिशन था, बेन जॉनसन का ट्रेडिशन था, या बाद में आने वाले ड्राइडन का ट्रेडिशन था 17वीं 18वीं सदी में। अब वो चलते 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 यहाँ पे आके बिल्कुल बदल गया। अब बादशाह की मौत नहीं हो रही, मलिका की मौत नहीं हो रही, शहजादों की मौत नहीं हो रही, उनकी ट्रेजेडी नहीं बताई जा रही, आम सेल्समैन की मौत बताई जा रही। जैसे आर्थर मिलर का प्ले है, मॉडर्न राइटर है, वो मॉडर्न प्ले है उसका, आर्थर मिलर ने लिखा डेथ ऑफ अ सेल्समैन। आई थिंक आर्थर मिलर ने लिखा द डेथ ऑफ द सेल्समैन। ठीक है, तो अभी सेल्समैन की वो सुसाइड एंड में कर लेता है, तो सेल्समैन की ट्रेजेडी बताई जा रही है। आम एवरीडे जो मदर है, ठीक है, उसकी उसके बारे में लिखा जा रहा है। जैसे हेनरी केप्सन का नॉवल है, सॉरी प्ले है, द डॉल्स हाउस। इस तरीके से प्ले फिर आने वाले कल में चेंज होते गए, क्योंकि हमारा फोकस ट्रेजिडी पे ही है। हम वरना एग्जांपल्स तो मॉडर्न प्लेज में और भी बहुत जाता है, पिग्मेलियन भी है, वो भी मॉडर्न प्ले है। ठीक है, इस तरीके से कॉमेडी प्ले भी लिखे गए हैं। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड के प्लेज हैं। तो आगे चलते हैं। तो प्री 20th सेंचुरी जो क्रिटिसिज्म है, it placed the main emphasis upon character and their psychological truths to life and the specific moral lessons taught by the plays। ठीक है, ये भी एक क्रिटिक है जिसने ये बात की है। प्री 20th सेंचुरी मतलब आप कह लो 1900s की जो मतलब के प्री 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से पहले, 1900 से पहले के लोग थे, अब वो इन चीजों को लिखने लग गए थे, करेक्टर, साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स टू लाइफ और स्पेसिफिक मोरल लेसन्स क्या है।
लेकिन 20वीं सदी जब आई, 20th सेंचुरी, वो कहते हैं कि नहीं, it broadened the base of inquiry with respect to both form and content, and less concerned with moral instructions than with philosophical vistas. ठीक है, वो कहते थे कि नहीं, ये प्लेस का काम ज्यादा ये नहीं है कि अच्छा और बुरा बताएं आपको, मॉरल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इसमें, मॉरल इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, बल्कि वो फिलोसॉफिकल आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं अपने, ठीक है। और द क्रिटिसिज्म ऑफ द पास्ट, मतलब 20वीं सदी से पहले 1900s 1800s, it tended to seek in the place by no means fruitlessly confirmation of its own moral and religious orthodoxy. The criticism of the present, मतलब अभी की, to seek again not fruitlessly systems sufficiently hospitable or ill-defined accommodate its heterodoxy. As has been discussed earlier, that Aristotle defends poetry against his master Plato's charge of immorality, which poetry teaches by exciting the heart, which is the worthless part of the soul. तो वो कहता है कि प्लेटो ने जो इतराज किए थे पोइट्स के ऊपर, पोइट्री के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, कि भाई ये शायद जो है इमोरलिटी क्रिएट करते हैं, पोइट्री जो है वो इमोरलिटी प्रीच करती है, इमोरलिटी गैर अखलाकी चीजों को जन्म देती है। तो एरिस्टोटल ने उसको डिफेंड किया था। एरिस्टोटल ने एस्टेब्लिश किया कि भाई मोरल फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी बाय एक्सप्लेनिंग हिज थ्योरी ऑफ कैथारसिस, मैंने आपको बताया पहले भी। एरिस्टोटल बिलीव करता था कि भाई कैथार्टिक फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, इट एक्सरसाइजेज अ मोरल टीचिंग फॉर द थिएटर गोअर, के जो थिएटर में जा रहा है, प्ले देखता है और उसका कैथारसिस होता है, तो यही तो असल में एक मोरल काम कर रहे हैं जो ड्रामाटिस्ट है। फिलिप सिडनी जो है, उसने कहा, जब उस पे एतराज किया गया पोइट्स के ऊपर, पोइट्री के ऊपर अटैक हुआ, तो इसने डिफेंस में लिखा एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, एन अपॉलजी टू पोएट्री इसने लिखा। तो फिलिप सिडनी ने भी लिखा कि द पर्पस ऑफ पोएट्री इज टू टीच एंड डिलाइट, और मजीद इसने लिखा द हाई एंड द एक्सीलेंट ट्रेजेडी द ओपन द ग्रेटेस्ट वुंड्स, द श्वेत the wickers that are covered with tissues that maketh kings fears to be tyrants, ठीक है, and tyrants manifest tyrannical humors that with stirring the effect of admiration and commiseration teach it the one, मतलब आम लफ्जों में इसने ये बताया कि आपको एक तो एंटरटेनमेंट करना और एक मोरालिटी सिखाना, ये अदब का मकसद है। तो इसने स्टीफन गॉसम के एतराज़ात का जवाब दिया, जो हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में स्टडी करेंगे इसमें। अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कोर्स जो है उसमें इनरोल होना चाहते हैं, जिसमें मैंने सारे एरिस्टोटल से स्टार्ट करके, एरिस्टोटल, प्लेटो, लोंजाइनस, फिलिप सिडनी, उसके बाद अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, इन सब का क्रिटिसिज्म उसमें शामिल है। अगर आप उस कोर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप किसी भी वक्त उसको क्लिक करके उस कोर्स में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। वो तो इसी तरीके से 2 मंथ्स का कोर्स है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। अगर आप बतफसील उसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। अच्छा, अब it becomes clear from both theory and practice that tragedy has tended to be form of drama concerned with the fortune and misfortune. अब मैं इसको थोड़ा क्विकली करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें डिटेल में स्लाइड्स भी हैं आपके पास, आप इसका मुताला भी कर सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ओपन वेयर जो कोर्स है क्लासिकल ड्रामा का, उसमें ये मौजूद है, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस पे तबसरा करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि द मोरल ऑफ ट्रेजेडी इज दैट लाइफ शुड बी रिजेक्टेड। इन दिस कॉन्सेप्ट द आइडिया ऑफ अर्थली जस्टिस इज एक्सक्लूडेड। Suffering and death are not avoidable in the world of rationality, where things happen following the law of cause and effect, but death is inevitable curse in a universe where all are at the mercy of chances, as symbolized by fortune's wheel. In terms of religion, this is the world of evil, where innocent and guilty are treated alike to that final horror, death, which is melted out as punishment. अब इसकी मैं बात आपके सामने थोड़ी सी बता देता हूँ। अच्छा जी, एरिस्टोटल लाइक ऑल एलिजाबेथन डेफिनेशंस, एरिस्टोटल जो है वो यूटिलिटेरियन है, ठीक है।
और जितने भी एलिजाबेथन हैं वो यूटिलिटेरियन है, लेकिन वो इस चीज को एम्ब्रेस करते हैं कि व्हाट एरिस्टोटल हैड स्पेशली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द प्रोटोगनिस्ट एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट द डिसीजन ऑफ फ्रॉम क्राइम. At this point, the tragic poet is in the odd position of having made guilt meaningful but leaving innocence meaningless. The fate of the wicked is rationalized, but the fate of the innocent victim of wickedness must be referred to the residual. अच्छा, ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया आपके सामने, कि द मोरल ऑफ ट्रेजिडी इज दैट लाइफ शुड बी रिजेक्टेड, कि भाई जिंदगी जो है उसको रिजेक्ट किया जाए. इन दिस कॉन्सेप्ट द आइडिया ऑफ अर्थली जस्टिस इज एक्सक्लूडेड, कि भाई इंसान जो है वो अगर कोई उसकी जजमेंट में एरर आता है, अगर वो कोई गलत काम करता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है, तो इट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अर्थली जस्टिस इज एक्सक्लूडेड, इट रिजेक्टेड. सफरिंग एंड डेथ आर नॉट अवॉइडेबल इन द वर्ल्ड ऑफ रैशनैलिटी. सफरिंग भी होती है, इंसान को मौत भी आती है, ये आनी आनी है, ठीक है. वेयर थिंग्स हैपन फॉलोइंग द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि इंसान कुछ करता है तो उसके असर में उसके साथ कुछ होता है. ये मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ जो 16th सेंचुरी के राइटर्स में या बाद के आने वाले राइटर्स में भी है, कि वो कहते हैं कि हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट है, हर चीज का एक एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है. संगीन एक्शन का संगीन मतलब वो कहते हैं कि यू डू समथिंग यू विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंस. जो साइंस की बुनियाद भी है ना, कि भाई देखो अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो यही इसी पे ये कॉज एंड इफेक्ट का एक ताल्लुक है. पिछले लोगों में ये नहीं समझा जाता था. पिछले लोगों ने कहा भाई फेट में लिखा था, उसकी किस्मत में उसके मुकद्दर में ये लिखा था, उसकी एरर ऑफ जजमेंट का वो कहते थे कि इंसान है, खता का पुतला है, गलती कर सकता है. लेकिन फेट प्रोफेसी उसके लिए पहले ये चीज प्रोफेसाइज हो गई थी. इसको अब हम रद्दो बदल नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफेसी ऑलरेडी किसी प्रॉफिट ने जो है वो प्रोफेसाइज कर दिया था. लेकिन यहाँ पे जो राइटर्स आए, बाद के राइटर्स आए, शेक्सपियर आया, मार्लो आया, तो वो इस चीज को क्वेश्चन करते हैं. ओके, डेथ इज इनएविटेबल कर्स इन अ यूनिवर्स वेयर ऑल आर एट द मर्सी ऑफ चांस एज सिंबलाइज्ड बाय फॉर्च्यून्स व्हील, ठीक है. फिर रिलीजन में क्या है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इवल वेयर इनोसेंट एंड गिल्टी आर ट्रीटेड अलाइक टू दैट फाइनल हॉरर, कि भाई इनोसेंट जो विक्टिम है और वो भी, और जो मतलब कातिल भी और मकतूल भी, उसको बराबर ट्रीट किया जाता है कि दोनों ने मरना तो है. डेथ विच इज मेल्टेड आउट एज पनिशमेंट, तो एक की डेथ जो है वो मजलूम है, उसको मार दिया गया, लेकिन जो मारने वाला है वो जालिम नहीं है, बल्कि उसकी मौत को पनिशमेंट का नाम दे दिया गया. तो मौत जो है वो एक तल्ख हकीकत है, सबको आनी है, ठीक है. बाकी आगे चल. अच्छा, अब जॉफरी चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें जो मॉन्क की टेल है, उसमें देयर वर डिफरेंट टेल्स. तो उसमें एक कैरेक्टर है मॉन्क का. तो मॉन्क के कैरेक्टर में कुछ लाइंस हैं ट्रेजेडी के हवाले से. ये निहायत इंपॉर्टेंट है उस वक्त की ट्रेजेडी को समझने के लिए कि ये ट्रेजेडी का क्या कॉन्सेप्ट था मिडिवल एज में. कि ट्रेजेडी इज टू सीन a certain story as old books making us memory of him that stood in great prosperity and is fallen out of high degree into misery and endeth wretchedly. तो ये कुछ चीजें हैं. ऑल दो ये ओल्ड इंग्लिश में है, आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस इट द वे इट वाज, क्योंकि ये मिडिवल इंग्लिश है, उसमें लिखी जाती है. जो चौसर का एक स्टाइल था लिखने का, कि ट्रेजेडी इज टू सीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेजेडी इज टू सीन का मतलब ये है कि इट वाज मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. अ सर्टेन स्टोरी, कोई भी एक कहानी, एज ओल्ड बुक्स मेक अस मेमोरी, जैसे कि एक कहानी की शक्ल में, एक फोक की शक्ल में, कहानी की रुदात की शक्ल में, दास्तान की शक्ल में पेश की जाती है स्टेज के ऊपर. दैट स्टूड इन ग्रेट प्रोस्पेरिटी, जिस इसका बड़ा मैग्नीट्यूड है, जिस तरीके से एरिस्टोटल ने उसको बताया कि ट्रेजेडी में एक बहुत बड़ा हाई, इट मस्ट बी ऑफ हाई मैग्नीट्यूड एंड इज फॉलन आउट ऑफ हाई डिग्री, जिसमें करेक्टर का डाउनफॉल होता है. मतलब हाई डिग्री डाउनफॉल, हाई डिग्री का क्या मतलब है? हाई डिग्री का मतलब यही है कि एरिस्टोटल के नजदीक जिस तरीके से बात की गई थी कि कोई नोबल कैरेक्टर हो, जब उसका डाउनफॉल होता है, उसका डिक्लाइन होता है,
और वो जो राइजिंग एक्शन से जो डिक्लाइन आता है तभी इंसान जो है वो पिटी एंड फियर को महसूस कर सकता है, तभी उसका कैथारसिस हो सकता है। इनटू मिजरी, हाई डिग्री से इनटू मिजरी एंड एंडेथ रैचेडली, ठीक है, कि उसका इख्तिताम जो है वो निहायत ही अलमनाक हो, दर्दनाक हो, तो इसको ट्रेजेडी कहा जाता है। अब ये जो हमने बातें की हैं जितनी भी, मुख्तसर सी मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई कि कैसे-कैसे है, उसी पे थोड़ी मज़ीद डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि कैसे, क्या एरिस्टोटल का नुक्ता नज़र क्या था ट्रेजेडी के हवाले से। उसके बाद रेनेसांस के दौरान फिलिप सिडनी जो एक क्रिटिक है, उसका नुक्ता नज़र क्या है ड्रामे के हवाले से, सॉरी ट्रेजेडी के हवाले से, या और उसी के बाद न्यू क्लासिक्स जो हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या था, उसको हम समझते हैं। एक तकाबली जायज़ा लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम तीनों पीरियड्स की। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन की थी, जो हमने पहले भी स्टडी की, इन दैट डेफिनेशन ही एक्सप्लेन्स why and how this change takes place. According to Aristotle, it is the tragic flaw in the character of the protagonist, whereas in the medieval concept, this change is affected by the general and external fact of mutability. It has at first sight more in common with the Greek idea of tragedy than with any later version. Medieval tragedies are usually collected examples of a general law and the key word is fortune. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, एरिस्टोटल के यहाँ जो ट्रेजेडी थी वो थी ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, ठीक है। जैसे एक प्रोटोगनिस्ट जो होता है उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, ठीक है, और वो उसी को हमार्शिया कहता है। और मिडिवल जो ट्रेजेडीज हैं उसमें बात की गई है लॉ के बारे में, फॉर्च्यून के बारे में, फेट के बारे में। रेमंड विलियम कहता है कि फॉर्च्यून इज रिलेटेड टू आइडियाज विच इंक्लूड फेट। फॉर्च्यून से मुराद क्या है? फेट, चांस, डेस्टिनी एंड प्रोविडेंस, ये वो सारी चीजें हैं जिसपे क्लासिक्स जो हैं या पुराने जो ट्रेजेडीज हैं उनकी बुनियाद खड़ी है। Such ideas occupy an important place in the discussion and interpretation of tragedy from the classical to the medieval world. कि क्लासिकल से हम मिडिवल वर्ल्ड की तरफ आते हैं तो ये सारी चीजें हम इनको डिस्कस करते हैं, इन्हीं को इंटरप्रेट करते हैं। Those forces or powers have been inexplicable in their operation and interpretation in simple statement to be distinguished from one another. ठीक है। However, fortune at times in sense of chance is distinguished from fate and providence. In the Greek tragedy, it is implied that man is a hopeless mystery whose future is determined by the force of predestination beyond the control of man. तो इस सारे ये जो पैराग्राफ है, स्लाइड है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये लास्ट में बात की गई है कि ग्रीक ट्रेजेडी में क्या होता है कि मैन इज होपलेस। ग्रीक ट्रेजेडी के मुताबिक मैन इज होपलेस मिस्ट्री। और क्यों इसको होपलेस मिस्ट्री कहा गया है? क्योंकि उसका जो फ्यूचर है इट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ प्री डेस्टिनेशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन। अब इडिपस रेक्स की एग्जांपल ले लें। इडिपस के इख्तियार में नहीं है ये, क्योंकि वो लाइल्म है, वो अनइंटेंशनली अपने बाप को कत्ल कर देता है, क्योंकि प्री डेस्टिन्ड है एक चीज, उसकी फेट, मतलब कि आप कह लो कि उसके लिए उसका फ्यूचर जो है कि वो आगे बादशाह बनेगा, वो आपको मारेगा, मतलब इस पे उसका इख्तियार नहीं है कोई। इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, कंट्रोल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इडिपस। उसको नहीं पता कि मैं कल को बादशाह बनूंगा, मैं अपने बाप को मार दूंगा और इंसेस्ट करूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं अपने आप को ब्लाइंड कर दूंगा, मेरी माँ जो होगी वो खुदकुशी कर लेगी। उसको इन चीजों का इख्तियार नहीं दिया गया। तो यही है ग्रीक ट्रेजेडी में कि मैन इज अ होपलेस मिस्ट्री whose future is determined by the forces of predestination beyond the control of man. अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीक ट्रेजेडी क्या है, तो ग्रीक ट्रेजेडी को आप एक जुमले में इस तरीके से बंद कर सकते हैं। हम समंदर को कूजे में बंद कर दिया गया यहाँ पे कि ग्रीक ट्रेजेडी क्या है कि मैन इज होपलेस मिस्ट्री whose future is determined by the forces of predestination beyond the control of man. आगे चलते। अच्छा, अब एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल ट्रेजिक हीरो जो है who brings upon himself a disaster because of inertia, मतलब उसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, उसकी जजमेंट के एरर की वजह से, an error of judgment. The Greek concept views the tragedy in generic sense rather than the individual.
even if it presents the fall of a single hero from happiness to misery. तो वो कहते हैं कि नहीं, वो एक जनरल वर्ल्ड व्यू आपको देते हैं। ग्रीक ट्रेजेडी में एक जनरली बात की जाती है, चाहे एक इंडिविजुअल का कसूर हो, एक इंडिविजुअल का ट्रेजिक फ्लो हो, एक इंडिविजुअल का एरर ऑफ जजमेंट है ना, जैसे इडिपस है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ग्रीक कॉन्सेप्ट यूज द ट्रेजेडी इन जेनेरिक सेंस, वो उसको जनरलाइज करते हैं। बट इन द मिडिवल आइडिया ऑफ ट्रेजेडी, बात के आने वाले लोग हैं, द जनरल एम्फेसिस is firm to the point of extreme abstraction. There is an apparent continuity in the emphasis on rank from the Greek to medieval conception. हम आगे देखते हैं इसको. But unlike the continuity of reference to general condition beyond human powers, this apparent continuity is in fact a reversal. अब रेमंड विलियम ने इसके बारे में क्या कहा? अब इसने मिडिवल ट्रेजेडी को बताया कि मिडिवल ट्रेजेडी कैसे मुख्तलिफ है उससे। मिडिवल ट्रेजेडी में क्या है? The general condition was attached to the fall of the prince to make the generic to the individual. उनके यहाँ क्या है? जनरल। इनके यहाँ क्या है? इंडिविजुअल का कसूर है, इंडिविजुअल का एरर ऑफ जजमेंट है। So fortune was related to the worldly success from the unworldly. ठीक है, उन्होंने कहा फॉर्च्यून नहीं, इसमें बंदे का कसूर है, बंदे की खता है, बंदे का एरर ऑफ जजमेंट है। वो कहते हैं कि नहीं, ये अमूमी तौर पे सबके साथ होता है, सबके साथ हो सकता है, उनके यहाँ यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है। इनके यहाँ क्या है कि नहीं, इनका फोकस जो है वो ये कहते हैं कि इट वाज द फॉल ऑफ द प्रिंस टू मेक द जेनेरिक टू द इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास आ गया मिडिवल अप्रोच क्या है, मिडिवल ट्रेजेडी क्या है। अब आगे चलते हैं मजीद, ये 11वीं 12वीं 13वीं सदी से आगे चलते हैं। रेनेसेंस के दौरान 15वीं 16वीं 17वीं जो सदी है, इसमें जो मेन सोर्स है रेनेसेंस ट्रेजेडी का वो है प्रिसाइज एम्फेसिस ऑन द फॉल ऑफ फेमस मैन। जैसे मैंने आपको शेक्सपियर के कैरेक्टर्स की एग्जांपल दी, प्रिंस हैमलेट फेमस है, उसका फॉल दिखाया गया। उसका बाप किंग हैमलेट फेमस है, बड़ा रिनाउंड बहुत बड़ा किंग है डेनमार्क का, उसका फॉल बताया गया। ओथेलो फेमस है, बड़ा नाम है, उसका डिक्लाइन दिखाया गया। तो इस तरीके से रोमियो एंड जूलियट में आप देखो कि उनका डिक्लाइन दिखाया गया। मैकबेथ में किंग मैकबेथ, उसका डिक्लाइन दिखाया गया। ओथेलो एक जर्नैल है, उसका दिखाया गया डिक्लाइन। डॉक्टर फॉस्टर बहुत बड़ा आलिम है, उसका डिक्लाइन दिखाया गया। तो फॉल ऑफ फेमस मैन, ये है रेनेसेंस के दौरान जो ट्रेजेडी लिखी गई है। बट विद द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल वर्ल्ड, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेजेडी मेड न्यू कनेक्शंस। What were those connections? In the Renaissance tragedy, there is a change which is covered by the apparent continuity referred above, मतलब जो पहले बताया गया, medieval tragedy and the complexity of definition terms. अब सिडनी ने क्या कहा? फिलिप सिडनी, ये रेनेसेंस क्रिटिक है, लिटरेरी क्रिटिक, वो ट्रेजेडी को कहता है स्वीट वायलेंस ऑफ ट्रेजेडी। वो कहता है द स्वीट वायलेंस ऑफ ट्रेजेडी, द स्वीट वायलेंस इज अ रिलेटेड साइन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट। ट्रेजेडी कैसे स्वीट हो सकती है? अब इसकी भी जड़ें आप देखो एरिस्टोटल के साथ मिलती हैं। एरिस्टोटल ने जो पिटी एंड फियर का कॉन्सेप्ट दिया, जो कैथारसिस का आइडिया दिया, फिलिप सिडनी कहता है कि पर्पस ऑफ पोएट्री या लिटरेचर इज टू टीच एंड डिलाइट, कि ये आपको एंटरटेन भी करे और आपके अंदर मोरालिटी भी क्रिएट करे। टू टीच एंड डिलाइट, डिलाइट मींस एंटरटेन, टू एंटरटेन। एंटरटेनमेंट तो एक प्राइमरी पर्पस है अदब का, जो मैंने पहले लेक्चर में बात की प्रीवियसली। लेकिन टीच क्या करना है इंसान को? मोरालिटी, एस्थेटिक सिखानी, इंसान के अंदर जो एस्थेटिक सेंस है वो डेवलप करनी है। तो द आंसर में बी फाउंड इन एरिस्टोटल थ्योरीज ऑफ कैथारसिस, कि भैया सफरिंग जो होती है ट्रेजेडी में वो प्लेजर कैसे प्रोवाइड कर सकती है, उसको स्वीट वायलेंस ऑफ ट्रेजेडी क्यों कह रहा है? क्योंकि द आंसर में बी फाउंड इन एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कैथारसिस, जिसमें परगेशन ऑफ द पेंट अप इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, व्हिच इज अ मोरल क्लींजिंग, उसको कहते हैं मोरल क्लींजिंग। ठीक है, कि जब आप किसी ट्रेजेडी, किसी ट्रेजिक कैरेक्टर को देखते हैं और उसका वो ट्रेजिक जो लम्हा आता है, मूवमेंट आता है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके दो इमोशंस बाहर निकलते हैं। पिटी, कि आप के दिल में एक खौफ पैदा होता है फियर का, और दूसरा आप एक हमदर्दी भी जन्म लेती है। खौफ ये होता है कि खुदा का शुक्र है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे प्यारे इस जगह पर नहीं है, शुक्र है हम वहां पर नहीं है। ये जो है आप कह लो कि पिटी, फियर, कि हम डर जाते हैं, हमारा दिल डर जाता है। और पिटी, हम सिंपथाइज होते हैं, हमारी आंख से आंसू निकल आता है। ठीक है, तो हम रेजोनेट कर रहे होते हैं अपने आप को। तो इससे क्या हो रही है? मोरल क्लींजिंग हो रही है ट्रेजेडी में, इनके मुताबिक।
सिडनी रेफर्स टू द ट्रेजिक प्लेजर इन बोथ द मोरल एंड एस्थेटिक सेंस। तो वो कहता है कि ट्रेजिक प्लेजर जो है वो मोरली भी और एस्थेटिकली भी हमें सूद कर रहा होता है, हमें टीच कर रहा होता है, हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सिखा भी रहा होता है, मोरली भी और एस्थेटिकली भी। तो ये है रेनेसेंस ट्रेजेडी। पहले हमने बात की ग्रीक्स की एरिस्टोटल के मुताबिक, इडिपस की हमारे सामने एग्जांपल है, फिर मिडिवल एज की, और मिडिवल ट्रेजेडी के बाद अब रेनेसेंस की। न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी जो है उसमें हमें पहले तो कंटिन्यूटी वही एरिस्टोटल वाली मिलती है, क्योंकि देखो एरिस्टोटल को हम इसलिए निगेट नहीं कर सकते, इसलिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के ट्रेडिशन में ही लोग आ रहे हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें रद्दोबदल कर रहे हैं, लेकिन इनका आप कह लो कि इनके जो आबाओ अजदाद हैं वो जाके जुड़ते हैं एरिस्टोटल के साथ। ठीक है, इसमें आपको कंटिन्यूटी नजर आती है एरिस्टोटल के साथ। मिडिवल ट्रेजेडी, एरिस्टोटल की ट्रेजेडी, मिडिवल ट्रेजेडी। अब इसमें क्या है कि न्यू क्लासिकल आइडियाज अबाउट यूनिटी के प्ले प्लॉट में यूनिटी होनी चाहिए, ये एरिस्टोटल भी कहता था। उसका एक प्रॉपर एक डेकोरम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर, प्लॉट में, कैरेक्टर्स में, तो ये एरिस्टोटल भी कहता था। हिस्टोरिकल ट्रूथ इन ट्रेजेडी वर करंट इन एलिजाबेथियन एज, बट दोज अबाउट हेमार्शिया एंड कैथारसिस वर नॉट। तो ये न्यू क्लासिकल्स कहते थे कि नहीं, आपको एलिजाबेथियन एज में ये चीजें मिलेंगी, यूनिटी, डेकोरम, हिस्टोरिकल ट्रूथ, वही जो है सारी चीजें आपको मिलेंगी, एलिजाबेथ शेक्सपियर के प्लेस में मिलेंगी ये सारी चीजें, लेकिन हमार्शिया और कैथारसिस आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा, प्रोमिनेंटली नहीं मिलेगा। जैसे अब एडिपस रेक्स है, एडिपस रेक्स का अगर आप कंपैरिजन करें हैमलेट के साथ तो ठीक है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें कॉज एंड इफेक्ट है। हम जो हैमलेट है, किंग हैमलेट, वो किसी प्रोफेसी को फॉलो नहीं कर रहा था। आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं कि मैकबेथ जो है, मैकबेथ प्ले ऐसा है जिसमें वो एक बादशाह है, कुछ वो एक जंग, मतलब एक फौज का जर्नैल है, वो जंग जीत के आ रहा है, रास्ते में उसको एक 3 विचेस मिलती है एक मकाम पे, वो अपने दोस्त के साथ है और 3 विचेस मिलती है। वो प्रोफेसी करती है कि तुम जो हो पहले लॉर्ड बनोगे, हाकिम बनोगे, और उसके बाद जो है बादशाह बनोगे। अब वो उस प्रोफेसी को मानता नहीं है, वो घर जाता है, तो बादशाह जो है वो उसको एक जगह दे देता है और उसको हाकिम बना देता है, अमीर बना देता है, लॉर्ड बन जाता है वो। तो वो अब उसके ज़हन में बात जो है ना उसकी खोपड़ी में आ जाती है कि भाई अच्छा, प्रोफेसी का ये प्रोफेसी तो सच होगी, इसका मतलब मैं बादशाह ही बनूंगा। अब उसके पास इख्तियार है इस चीज का, लेकिन वो जब ये चीज अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ शेयर करता है, तो अब वो उसको परसुएड करती है कि देखो पहली प्रोफेसी सच हो गई है। अब वो दूसरी प्रोफेसी को सच करने के लिए वो साहिब इख्तियार है, वो खुद उसका कत्ल करता है, बादशाह बन जाता है, ठीक है, किंग बन जाता है। अब ये उसका अपना एक्शन है, जो कॉज बना कल को फिर उसकी एंड में उसकी भी गर्दन कलम हो जाती है मैकबेथ की, जो उसकी जो डेथ है, उसका जो कत्ल है, उसका जो डाउनफॉल है, फिर वो एरोगेंट है, वो प्राउड है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करें इडिपस के साथ, तो इडिपस के पास तो इख्तियार नहीं था, इडिपस को तो इख्तियार नहीं दिया गया, उसके लिए भी प्रोफेसी हुई, इधर भी प्रोफेसी हुई, लेकिन इस प्रोफेसी पे उसको फोर्स नहीं किया गया, उस प्रोफेसी पे उसको फोर्स, मतलब उसके इख्तियार में नहीं थी चीज, उसको इख्तियार तो नहीं दिया गया भाई तुमने कल को अपने बाप को कत्ल करना है कि नहीं करना, लेकिन इसके पास इख्तियार था, इसने इंटेंशनली जाके एक प्लानिंग के तहत उसको कत्ल किया मैकबेथ ने, बादशाह को, किंग बन गया। तो ये फर्क है दोनों के। हाँ ठीक है, तो इनके यहाँ हेमार्शिया एंड कैथारसिस ये चीजें नहीं पाई जाती। इवन अमंग द मोर लर्नड राइटर्स, Aristotle's definition of the tragic hero and the tragic effect was not known or not understood or not deemed interesting. ये इनको पसंद नहीं आई ये चीजें। अब यही विलियम, ये जो पीछे बात हम कर रहे हैं, जो क्रिटिक है, ये कहता है कि न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड एरिस्टोक्रेटिक रादर देन फ्यूडल कंसेप्शन। उनके यहाँ फ्यूडल कंसेप्ट था, इनके यहाँ एरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट था। ये एरिस्टोक्रेटिक का ताल्लुक एरिस्टोटल के साथ नहीं है, ठीक है, मतलब एरिस्टोक्रेटिक देन अ फ्यूडल कंसेप्शन, यहाँ पे ये एरिस्टोटल को रेफर नहीं कर रहा।
ये एरिस्टोक्रेट्स को रेफर कर रहा है। द न्यू क्लासिकल रूल्स फॉर ट्रेजेडी while assuming that tragic themes must be historical because they must concern great matters of state, tended to argue from the necessary dignity of tragedy rather than from its general and representative quality. It therefore demands discussion of method and consideration. तो ये न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो बात इट डिमांड्स डिस्कशन ऑफ मेथड, वो तरीकेकार पे फोकस करते हैं, ठीक है। वो आर्ग्यू करते हैं कि द नेसेसरी डिग्निटी ऑफ ट्रेजेडी रादर देन फ्रॉम इट्स जर्नल एंड रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एरिस्टोटल का जो करेक्टर का डिस्क्राइब करने का तरीका था वो था कि अ मैन नॉट प्री एमिनेंटली वर्चुअस एंड जस्ट हुज मिसफॉर्च्यून हाउएवर इज ब्रॉट अपॉन नॉट बाय वाइस एंड डिप्रेविटी बट बाय सम एरर had been contained within a description of action. The change of fortune, not the change in the hero's fortune. Error, that is to say, was related to the action which was in itself a general mutability. अच्छा, ये सारी बातें ये विलियम ने की हैं, आप इसको पढ़ लो। ये वही उसी की बात की तोसी है कि एरिस्टोटल क्या कहता था, उसका कैरेक्टर को, वो अपने कैरेक्टर पे क्या बात करता है। अच्छा, अब हमने अब तक जितनी बातें की डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी में, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन जनरल द ट्रेजिक विजन is not a systematic view of life. It is not something very systematic. It admits wide variations and degrees. इसमें बहुत से फर्क हैं, बहुत से different लोगों के different आरा हैं. It is a sum of insights, intuitions, feelings to which the words vision or view or sense of life, however inadequate, are mostly readily applicable. The tragic sense of life is an attitude towards life with which some individuals seem to be endowed to high degree, other less, but which is latent in every man and may be evoked by experience. इस सब में पाई जाती हैं ये चीजें। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो तीन चीजें, ये मैं आपको इस साथ शेयर कर देता हूँ कि मैन फील्स एंड एक्सपीरियंसेस डाउट्स, एंजाइटीज, अनसर्टेनिटी, mysteries while on some occasions of meditations, loneliness. To be or not to be is the question. What is to be and why to be are the questions which put man into a predicament where life is meaningless and absurd. तो ये एक जनरल परसेप्शन है कि इंसान जब कहता है कि व्हाट टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये देखो ना कि व्हाट इज टू बी, क्या होना चाहिए, एंड व्हाई इज टू बी, क्यों होना चाहिए। ये इंसान के वो बुनियादी सवालात हैं जो उसके जहन में आते हैं, ठीक है। और ये मीनिंगलेसनेस, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें जो हैं ये इंसान एक्सपीरियंस करता है किसी ना किसी स्टेज पे अपनी जिंदगी के दौरान। So it is a continuity which begins with the Greek concept and culminates in the post-war theories of tragedy. The vision of tragedy now is not the story of the fall of princes and aristocracy. अब आज के दौर में ट्रेजेडी इसको नहीं कहा जाता कि भाई किसी कहानी, किसी राजे की कहानी, किसी शहजादे की कहानी या किसी एरिस्टोक्रेट का डिक्लाइन होने। द कॉमन मैन पासेस थ्रू द कंडीशंस ऑफ लाइफ. आम इंसान जो है वो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल को पार करता है, उसका साइकोलॉजिकल, उसका स्पिरिचुअल, उसका सोशल या उसका जो सेकुलर जो उसकी कंडीशन है, विच थ्रो हिम इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल. इसमें उसके इख्तियार में कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें उसके इख्तियार में नहीं होंगी. हम बतौर मुसलमान, बतौर आप कह लो कि एक इंसान, इस चीज का तसव्वुर नहीं कर सकते कि फेट का कोई रोल नहीं होता. अल्लाह ताला ने हमारी कदर में, हमारी तकदीर में कोई चीज लिखी है तो अल्लाह ताला वो इस चीज पर कादिर है कि वो अ, हमारे साथ क्या करना चाहता है. अल्लाह ताला इस चीज से बाखूबी वाकिफ है. हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम इस चीज से वाकफियत नहीं रखते. अल्लाह ताला अल अलीम है, अल्लाह ताला जानता है इस चीज को. तो ऑल दो हम इस लिटरेचर को, हम इन चीजों को एक सेकुलर पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन बतौर मुसलमान हम इस चीज को देखें कि ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. हम इसको अपना ईमान का हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक चीज लिखी है हमारे मुकद्दर में, तो अल्लाह ताला ने उस तकदीर को, उस कदर को हम पर एम्फेसाइज नहीं किया, हम पर इम्पोज नहीं किया. अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दी है, लेकिन फ्री विल कितनी दी है कि हम एक वक्त में जमीन से अपने दोनों पैरों को नहीं उठा सकते. ये अल्लाह ताला ने कज़ा हमें फ्री विल दी है. हम चाहें तो दायां पैर उठाएं, चाहें तो बायां पैर उठाएं, लेकिन हम एक वक्त में
दोनों पैर अपने ज़मीन से नहीं उठा सकते। तो ये इंसान की जो है वो आप कह लो कि वो कम अकली है कि वो समझता है कि इंसान बाशऊर है इस हद तक और इंसान फ्री विल। देखिए आपकी नज़र भी तो है ना, एक देखने की सलाहियत है। आप एक लिमिट तक चीज़ों को देख सकते हैं। आपकी समात कुव्वत-ए-समात जो है, उसकी एक हद है, एक लिमिट है। आप एक हद तक किसी चीज़ को सुन सकते हैं। उसके बाद आपकी उस लिमिट से बियॉन्ड आप नहीं जानते। दीवार से इस दीवार से परे मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता कि भई इस दीवार से परे कुछ नहीं है। एक लिमिट तक मुझे आवाज़ आती है, उसके बाद की आवाज़ नहीं आती। मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे कोई शोर या कोई आवाज़ें मौजूद नहीं हैं। तो यही हमारे ईमान का तकाज़ा भी है। हम फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ सब्जेक्ट इन सारी चीज़ों को स्टडी करें। तो जहाँ तक ट्रेजेडी की बात है, अब तक हमने ट्रेजेडी को पढ़ा, ट्रेजेडी की डेफिनेशंस को पढ़ा, हमने ग्रीक ट्रेडिशंस को पढ़ा, हमने डायनासिस के फेस्टिवल के बारे में स्टडी किया, हमने देखा कि ड्रामे का इर्तिका जो है वो यूनान से हुआ। फिर हमने देखा कि कैसे ड्रामा की डेफिनेशंस डिफरेंट डेफिनेशंस क्या थी। हमने अरिस्टोटल को डिस्कस किया इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में। हमने इस लेक्चर में देखा कि ड्रामा हाउ ट्रेजेडी हैज़ बीन डेवलप्ड with the passage of time, how it has been developed from the period of Greek, passing through the medieval Renaissance to the present day. क्योंकि ये कोर्स क्लासिकल ड्रामे का है तो इसमें मुख्तसर तारुफ ही दिया जाता है। जैसे जैसे हर इंसान की एक आप कह लो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेजेस, आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हो, तीसरे स्टेज पे जाते हो, चौथे स्टेज पे। तो पहली स्टेज है हमारा क्लासिकल ड्रामा। क्लासिकल ड्रामा के बाद हम आगे चलेंगे, जो मशहूर है वो है हमारा मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामे के बाद हम जाएंगे पोस्ट मॉडर्न ड्रामे की तरफ। तो ये क्योंकि आगाज है, तो आई होप कि आप ये जो लेक्चर्स हैं ये डिटेल स्टूडेंट्स जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं उनको हैं। इसमें हेल्प मैं लेता हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की, और ये सिर्फ इसके प्रीवियस जो स्टार्ट की जो लेक्चर्स हैं इसमें मैं इसका मटेरियल ले रहा हूँ। आने वाले कल में जो हम ड्रामे को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट सोर्सेज जो हैं, डिफरेंट रेफरेंसेस के मटेरियल्स भी मैं इस्तेमाल करूंगा, ताकि एक डाइवर्स आपके पास सोर्सेज से जब एक नॉलेज आए तो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सको। तो जो एक्सपीरियंस है, his experience of the conflict versus himself makes him to suffer in the mind. So ये जो लास्ट लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि it is the tragic vision which has developed from man's agony. It is not the tragedy of blood, nor is it which leaves the stage cluttered with dead bodies. तो हम आने वाले कल में स्टडी करेंगे इडिपस रेक्स को। पहले हम सोफोक्लिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसकी लाइफ के बारे में, उसके कामों के बारे में, और फिर हम इडिपस को देखेंगे कि हाउ इडिपस रेक्स इज अ tragic play, how it is a very famous tragedy which has been read to date. आज भी उसको पढ़ी जाती है, आज भी उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इस पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। अगेन अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। अच्छा, ये स्लाइड्स मुझसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कोई ये जो आप स्लाइड्स हैं या आप इसी को रीड करते हैं, मतलब आप डिटेल में नहीं रीड करते हर चीज़ को। देखें, मकसद ये होता है कि मैंने तर्जुमा नहीं करना इन कलिमात का, इन जुमलों का। मकसद ये है कि आपको एक पर्सपेक्टिव दिया जाए, मकसद ये है कि आपको एक कंसेप्ट दिया जाए। इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये स्पेसिफिकली ये वाले जो कोर्सेज हैं ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं जो इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं कर पाते क्लासरूम के अंदर। तो अगर आप सेपरेटली कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई सवाल समझना चाहते हैं, कोई चीज़ के बारे में अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अ, अ, और उसके अलावा आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें नंबर भी मेंशन है, आप उस नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं ताकि हम 1 टू 1 किसी भी स्टूडेंट से बातचीत कर सकें। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टडी करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आप पिछला लेक्चर सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।